Okay, so hello everyone, and today we will study the topic gravitation. First of all, we need to understand ये जो सेशन है दिस इज़ फॉर द ईयर 2020-21 के लिए है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस बार के सिलेबस में डिडक्ट कर दिए गए हैं. इसका ये मतलब नहीं कि वो हर बार नहीं आएंगे. सो दीज टॉपिक्स आर सिंपली डिलेटेड जस्ट इन दिस सेशन. सो ये टॉपिक्स हम नहीं पढ़ेंगे. टू बी वेरी स्पेसिफिक, वो टॉपिक्स हमारे फ्लोटेशन से रिलेटेड है. दैट मीन्स जहाँ से हम लोग बॉयंसी का पार्ट पढ़ते हैं, दैट टॉपिक इज़ नॉट इन दी प्रेजेंट ईयर सिलेबस. ऑल्सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक आपको मेरी छोटी सी फ़ोटो नज़र आ रही होगी. काफ़ी बदसूरत यहाँ पे दिख रहा है, बट मैं बता सकता हूँ कि इतना बदसूरत मेरा चेहरा नहीं है. शायद दिस इज़ द लैक ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. खैर, इसको भूल के हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसको तो कुछ नहीं किया जा सकता है. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स. बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं, उन्हीं में से एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है. तो मैं आपको एक बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा. देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स में होता है लेटर पी. सेंट्रीपिटल फोर्स में पी लेटर होता है. अब इसी पी लेटर से हम समझेंगे कि आखिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कैसे करता है. तो देखिए, आप पी को अगर जब भी बनाएंगे तो पी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा. ये देखिए, बाहर से अंदर की तरफ ओर. दैट मीन्स पी का डायरेक्शन है टूवर्ड्स दी सेंटर. बस यही फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स में भी. सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है विच कीप्स अ बॉडी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द पाथ. टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द पाथ. अगर अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि सपोज दिस इज दी सेंटर. यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग बांध दी है, स्ट्रिंग से एक स्टोन को बांध दिया है. अब इस स्टोन को अगर हम रिवॉल्व करेंगे, एक ये सर्कुलर पाथ, एक्चुअली एलिप्टिकल पाथ ये बन जाएगा. तो इस पाथ को जब आप देखेंगे तो हर वक्त एक ऐसा फोर्स होगा जो कि इस बॉडी को सेंटर के तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा. बस उसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. दूसरी चीज़, अगर इस बॉडी में सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगे, मतलब जैसे ही हम यहाँ से स्ट्रिंग को ब्रेक कर देंगे, यहाँ से स्ट्रिंग को ब्रेक कर देंगे, तो ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? इट विल ऑलवेज मूव इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन. अभी एक नया टर्म आ गया है, टेंजेंशियल डायरेक्शन. तो देखते हैं सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है. सपोज ये एक सर्कल है. किसी भी सर्कल से अगर आप टच होते हुए एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट. तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? दिस विल मूव इन दी टेंजेंशियल डायरेक्शन. जैसे ये स्ट्रिंग को हम ब्रेक कर देते हैं. थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं. इसकी डेफिनेशन है द फोर्स दैट कॉजेज एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड्स दी सेंटर. अब ये देखिए, टूवर्ड्स दी सेंटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ऐसे फोर्स को ही हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. मतलब सेंटर के तरफ जो बॉडी को अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. इसीलिए इसका एक और नाम होता है, दैट इज सेंटर सीकिंग फोर्स. आगे बढ़ते हैं. केपलर्स लॉ. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है केपलर्स लॉ में, बट ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है. दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, 9th स्टैंडर्ड ऑफ सीबीएसई में केपलर्स लॉ का जो थर्ड लॉ है उसकी डेरिवेशन नहीं है. सो यू नीड नॉट टू लर्न द डेरिवेशन, यू सिंपली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द लॉ सेज. अब हम देख लेते हैं. केपलर्स लॉ एक्चुअली प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड था. सो इफ़ वी जस्ट सिंपली सपोज दैट सन इज एट द सेंटर and the planets are revolving around it and the planets are revolving around it. तो जिस पाथ पे ये planets revolve कर रहे हैं around the sun, that is not a pure circle, that is actually an ellipse. This is actually an ellipse. तो केपलर्स के फर्स्ट लॉ ने बस इतना सा बताया था that the planets which are revolving around the sun are moving on an elliptical path. ये ellipse होता है, elliptical path है, because you, as you all can see, this is not a pure circle. आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ में. अब सेकेंड लॉ ये कहता है कि इफ़ अगर टी टाइम पीरियड में ये ऑब्जेक्ट मूव करके टी टाइम पीरियड में मूव करके दूसरी जगह पे आ गया, मान लीजिए यहाँ पे. सो इसका एरिया कैसे बन जाएगा? दिस वाज पोजीशन ए, दिस वाज पोजीशन बी, और ये ओ पोजीशन है. तो यहाँ एरिया क्या बन जाएगा? ओ ए बी. ओ ए बी एक एरिया बन जाएगा. अब सेकेंड लॉ इसका ये कहता है कि इफ़ द प्लैनेट मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट विल स्वीप इक्वल एरिया. मतलब अगर टाइम पीरियड सेम है, जैसे आप देखिए ए से बी तक टाइम पीरियड टी लगा, तो सेंटर के साथ उसने ये एरिया बनाया. इसी तरह अगर बी से टी टाइम पीरियड में मान लीजिए प्लैनेट यहाँ पे आ गया, तो फिर से बी के साथ, और ये पॉइंट हमने सी ले लिया, यहाँ से फिर से एक एरिया बनेगा ये. और दिस टाइम ऑल्सो दिस एरिया विल बी इक्वल टू द प्रीवियस एरिया. तो केपलर्स का सेकंड लॉ बस इतना सा कहा है कि द प्लैनेट्स विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर टाइम पीरियड सेम होगा तो ये एरिया भी दोनों सेम होता जाएगा.
आ जाते हैं थर्ड लॉ में। अब ये था, आपको याद रखना है, थर्ड लॉ में यू नीड नॉट टू लर्न द डेरिवेशन, यू सिंपली नीड टू लर्न कि आखिर ये थर्ड लॉ है क्या। अब देखिए, प्लैनेट से सन तक का अगर आपने ले लिया कोई एक मीन रेडियस, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पाथ हर जगह बराबर नहीं है, सो लेट अस सपोज दैट आर इज़ द मीन रेडियस। अगर आर मीन रेडियस है और टी वो टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल मूवमेंट पे टाइम पीरियड है, तो केप्लर्स का थर्ड लॉ कहता है दैट आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं दैट आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज एक्चुअली अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट बन जाएगा। इतना सा केप्लर्स का थर्ड लॉ है। लेट्स कम टू द थियोरेटिकल पार्ट। एज यू ऑल कैन सी, फर्स्ट लॉ सेज द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकी। सेकेंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए जैसे मैंने बताया था ना कि दो एरिया रहेंगे, अगर टाइम पीरियड सेम है तो दोनों एरिया बराबर होंगे। थर्ड लॉ, ये फोटो को मुझे मूव करना पड़ेगा क्योंकि इट्स बेटर टू सी समथिंग ब्यूटिफुल लाइक दीज वर्ड्स एज कम्पेयर टू दिस फोटो। इस फोटो से तो ज़्यादा सुंदर ये शब्द हैं, देख लेते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड टी। यू ऑल कैन सी दैट आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज एक्चुअली अ कॉन्स्टेंट। फिर से इसको वापस ले आते हैं, बढ़ते हैं आगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एज यू ऑल कैन सी द वर्ड अटैच इज यूनिवर्सल, मतलब ये पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई करता है। सिंपल सा लॉ है, सपोज देर आर टू बॉडीज, ये बॉडी है m1 और ये बॉडी है m2। दोनों की सेंटर से लेके अगर डिस्टेंस लेंगे, सो लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज d, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स। एक फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप देखते हैं ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। सी m1 इंटू m2, इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, अब अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आप ये देख सकते हो कि LHS दोनों तरफ f है, सेम है। इन दोनों को जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक इक्वेशन आती है। लेट्स सी वो इक्वेशन क्या है। वो इक्वेशन है f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव का ये प्रोसेस होता है कि इसके जगह हम इक्वल टू साइन लगा देते हैं एंड वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट इन अ सिस्टम। सो एफ इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट हमने जी इंट्रोड्यूस किया, जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब नाउ यू कैन सी एक नया टर्म यहाँ पे आया है, कैपिटल जी। इसी जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो लेट्स सी द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ the law of gravitation. The law says that every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses, that is m1 m2 m2, and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the centers of the two objects, जो कि मैंने पहले बता चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमने फॉर्मूले से डिराइव किया दैट f इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये g आ गया है, g, इसी g का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, लेट्स डिराइव इट। याद करने रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले से हम डिराइव कर लेंगे। सो वील सी दैट अगर इस g को सब्जेक्ट बनाया जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा g इज इक्वल्स टू f इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। अब आप देखिए फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डी स्क्वायर डिस्टेंस यूनिट होती है मीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। मास की यूनिट होती है केजी, मास इंटू मास है दैट इज केजी स्क्वायर। ये निकल गई हमारी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11। उसके आगे यूनिट ये लग जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज फ्री फॉल। सपोज एक ऑब्जेक्ट है
इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ, ये अर्थ की तरफ गिर रहा है। नाउ लेट अस अज्यूम कि इसके ऊपर और कोई भी फोर्स नहीं लग रहे हैं, इट इज़ ओनली बीइंग एक्टेड बाय अ सिंगल फोर्स, और वो सिंगल फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है एंड इट इज़ मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज़ टूवर्ड्स द अर्थ, देन उस केस को हम कहेंगे फ्री फॉल। फिर से मैं बता दूं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ एंड इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इट इज सेड टू बी फ्री फॉल। इसको हम फ्री फॉल कहते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? अब जैसा कि हमने देखा था कि लास्ट इक्वेशन हमने निकाली थी, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, इतनी सी हमने इक्वेशन निकाली थी। अब हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, बस इसको आपको सब्सटीट्यूट करना है। इस F की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे mg इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब आप ये डी स्क्वायर ऊपर होगा। अब आप ये देखेंगे कि ये मास, यही सेकंड वाला मास है जो कि हमने लिया था, तो ये m2 और ये m2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें कुल मिला के g की वैल्यू मिलेगी, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 एंड m1 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। ठीक है, इसकी वैल्यू भी अर्थ पे ऑलमोस्ट हर जगह फिक्स है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है मास और वेट में, कुछ लोग इसको एक ही समझते हैं। ये उतना ही डिफरेंट है जितना एक भैंस और एक बकरे में डिफरेंस होता है। अब आप समझ सकते हो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, लेकिन कुछ लोग इसको एक ही तरह समझते हैं, तो नहीं, भैंस कभी बकरे के बराबर नहीं हो सकता है। मास और वेट में डिफरेंस देख लेते हैं। मास की डेफिनेशन कहती है इट इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, मास की क्या कहती है? इट इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ये इनर्शिया का मेजर है। लेकिन वेट क्या है? वेट इज एक्चुअली अ फोर्स। वेट क्या है? वेट वो फोर्स है जिससे, जो हमें अर्थ की तरफ खींच रहा है। वेट इज एक्चुअली द फोर्स विच इज अट्रैक्टिंग अस टूवर्ड्स द अर्थ। सो वेट एक तरीके का फोर्स है जो हमें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और मास होता है द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, अब दूसरी चीज, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट द वेट इज वेरिएबल, ये वेरी कर सकता है। तीसरा डिफरेंस, मास की यूनिट होती है केजी और वेट की यूनिट होती है न्यूटन। सो दिस इज ऑल द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आई होप जितनी भी चीज़ आपको ग्रेविटेशन से रिलेटेड पढ़ाई गई है आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन इवन लेट मी नो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू एवरीवन।